दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हमारी संख्या काफी कम है। हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी है। हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यह इंडियन आर्मी के मेजर का आखिरी मैसेज था। उसके एक हाथ में प्लास्टर बंधा था और दूसरे हाथ से वो मशीन गन में बुलेट्स भर रहा था। दुश्मन उसके करीब था, लेकिन दुश्मन का खौफ उसे छू नहीं पाया था। उल्टे उसके दुश्मन को डर लग गया था। इस मैसेज के बाद एक मोटार अटैक से उसकी मौत हो गई। जिस मेजर की यह कहानी है वो कोई आम मेजर नहीं था। यह भारत का वो बहादुर सैनिक था जिसे भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था। नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। जब पाकिस्तान और कबायलियों की आर्मी कश्मीर पर कब्जा करने निकली तो मेजर सोमनाथ शर्मा के पास सिर्फ 100 लोगों की टीम थी। दुश्मन थे पूरे 700 और इस टीम ने पूरे 6 घंटे तक इन्हें रोक कर रखा। आज मैं इस वीडियो में परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पूरी कहानी बताऊंगा और कहानी उस पिस्तौल की भी सुनाऊंगा जो अगर ना होती तो सोमनाथ शर्मा शायद कभी ना मिलते। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अक्टूबर 1947 का महीना था। 2 महीने हुए थे इंडिया की इंडिपेंडेंस को। इस महीने नेहरू को एक टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एक एक्स डिप्टी कमिश्नर ने भेजा था। लिखा था कि कबायलियों का एक बड़ा ग्रुप पाकिस्तान बॉर्डर को पार करने वाला है और इसके लिए सपोर्ट पाकिस्तान दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन थी। कश्मीर को भारत में मिलाने पर महाराजा हरि सिंह राजी नहीं थे और पाकिस्तान आगे बढ़ता चला आ रहा था। बिना हरि सिंह के सपोर्ट के इंडियन गवर्नमेंट की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती थी। फिर 22 अक्टूबर 1947 की रात को एक बड़ा कांड हुआ। कश्मीर के मुजफ्फराबाद में कबायली और पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग कश्मीर में एंटर कर गए। उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। फिर इन लोगों ने मुजफ्फराबाद में खूब तबाही मचाई। यहाँ इन्होंने उरी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हुए महुरा नाम की जगह पर पहुंचे। ये जगह श्रीनगर से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर थी, यानी पाकिस्तान की सेना बेहद करीब आ गई थी। हरि सिंह जो खुद लड़ना चाहते थे, उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। ऐसे में 25 अक्टूबर के दिन वीपी मेनन जब कश्मीर गए तो हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए, यानी अब कश्मीर की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी हो गई थी। इसके बाद दिल्ली की एक मीटिंग में तय हुआ कि आर्मी अब पाकिस्तान और कबायली सेना को कश्मीर से भगाएगी। दुश्मनों को भगाने की इसी कवायद में शामिल थे मेजर सोमनाथ शर्मा। जब लड़ाई छिड़ी थी तब मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 के दिन पैदा हुए हिमाचल प्रदेश में। उनके पिता भी आर्मी में ही थे और आर्मी मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर हुए थे। 10 साल की उम्र में सोमनाथ को रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में भर्ती कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, जहां से वो लेफ्टिनेंट बनकर बाहर निकले और 8/19 हैदराबाद इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन हुए। सोमनाथ शर्मा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहते हुए लड़ाइयां भी लड़ी थी। उनके बारे में एक किस्सा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके अर्दली बहादुर बुरी तरह से घायल हो गए। शर्मा की कंपनी को पीछे कैंप की तरफ लौटना था और उनका अर्दली चलने की हालत में नहीं था। सोमनाथ शर्मा ने उसे अपने कंधे पर उठाया और कैंप की तरफ चल पड़े। जब इस बात की खबर उनके सीनियर को हुई तो उन्होंने कहा, शर्मा उसे वहीं छोड़ो और आगे जल्दी बढ़ो। इस पर सोमनाथ शर्मा ने जवाब दिया, सर ये मेरा अर्दली है, मैं इसे पीछे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद सोमनाथ कई किलोमीटर तक अपने कंधे पर उस अर्दली को लेकर चले और उसे कैंप तक पहुंचाया। फॉर्चुनेटली उस अर्दली की जान बच गई और इस बहादुरी के लिए उन्हें मेंशन इन डिस्पैच सम्मान मिला। जब अक्टूबर 1947 में 4 कुमाऊं को श्रीनगर जाने का आदेश मिला तब मेजर सोमनाथ शर्मा को चोट लगी हुई थी और हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। फिर भी वो जिद करके श्रीनगर पहुंचे और अपनी टीम को लीड किया। श्रीनगर जाने से ठीक पहले अपनी आखिरी रात उन्होंने दिल्ली में मेजर के तिवारी के साथ बिताई। तिवारी बेहद खास दोस्त थे शर्मा के, क्योंकि अपनी लाइफ की सारी जंग दोनों ने साथ में लड़ी थी। हालांकि इस लड़ाई में सोमनाथ को अकेले लड़ना था और इसीलिए मेजर तिवारी की एक पिस्तौल को वो याद के तौर पर लेकर चले गए। 3 नवंबर तक कबीलाई लोगों का हमला बढ़ते हुए बड़गांव तक पहुंच गया था। श्रीनगर एयरपोर्ट यहां से बस थोड़ी ही दूर था।
ऐसे में ब्रिगेडियर प्रदीप सेन ने मेजर शर्मा की लीडरशिप में 100 जवानों को बड़गांव के लिए भेजा। ये जगह बेहद इंपॉर्टेंट थी। इसी दिन दोपहर में 700 कबीलियाइयों ने बड़गांव के एक गांव में हमला कर दिया। यहीं पर मेजर शर्मा की यूनिट इनसे भिड़ गई। मेजर शर्मा को अच्छे से पता था कि कबीलियाइयों को हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि श्रीनगर यहाँ से दूर नहीं था। उनकी यूनिट दुश्मन से 7 गुना कम थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ नहीं रोका गया तो श्रीनगर पर कब्जा हो जाएगा, और श्रीनगर पर कब्जे का मतलब था भारत कश्मीर को खो सकता था। मेजर शर्मा ने तुरंत ब्रिगेडियर को और भी ज़्यादा मदद के लिए मैसेज भेजा, लेकिन हेल्प आने में अभी देर थी। फिर मेजर शर्मा ने अपना आखिरी मैसेज भेजा, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या काफ़ी कम है, हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ी है, हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस दौरान मेजर शर्मा ने हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद खुद मैगजीन लोड करते रहे, ताकि उनकी गोलियां चलाने की रफ्तार वो कम ना हो। बहादुरी और जोश ऐसा था कि मेजर शर्मा की 100 लोगों की इस यूनिट ने पूरे 6 घंटे तक अपने दुश्मनों को रोक कर रखा और 200 से भी ज़्यादा कबीलियाइयों को ढेर कर दिया था। हालांकि इस लड़ाई में मेजर शर्मा के भी बेहद कम ही लोग बचे थे, लेकिन उन्होंने कबीलाइयों को आगे नहीं बढ़ने दिया। खुद मेजर शर्मा भी जंग में घायल हो गए थे, और जब वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे तब एक मोर्टार शेल लगने से उनकी मौत हो गई। दुर्भाग्य ये था कि उनकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे। जब लोगों ने उनकी तलाश की तब उसी पिस्तौल से उन्हें पहचाना गया जो मेजर तिवारी ने एक याद के तौर पर उन्हें दी थी। कहते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म की जेब में गीता के कुछ पन्ने भी रखे हुए थे, जिन्हें वो हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि उनके नाना ने उन्हें बचपन में गीता सुनाई थी और वो गीता को खूब मानते थे। इस जंग में वो जितनी बहादुरी से लड़े थे, उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेजर सोमनाथ शर्मा की, भारत के वो पहले शहीद जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।